नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कल एक क्लास हमारी गई है, एक वीडियो गया आप लोगों के पास। आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा कि उसमें मैं सिर्फ एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या महाजनपद काल को लेकर के सिर्फ एक भूमिका बताई हूँ कि क्या क्या बदलाव हुआ है, जैसे सभी समय में हुए हैं। पिछले जो मैंने काफ़ी कुछ बताएं उसी संदर्भ में वह भी मेरी क्लास थी। आज से मैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक एक करके पढ़ाऊँगी। पहले नंबर पे 16 महाजनपद को पढ़ाऊँगी। ठीक, तो चलिए, आप में से कई सारे लोगों का अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं और मुझे क्या चाहिए। आप लोग जब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए खुशी की बात है। दूसरा कि कोई भी जब नया बच्चा पढ़ने के लिए उस पर आएगा ना, विद्यार्थी, तो वह यही देखता है कि क्या लोगों ने क्या अपनी राय दी है, कि अच्छा पढ़ाती हैं, नहीं पढ़ाती हैं। और दूसरे के एक दो लोगों ने पूछा भी है, पूछा क्या, आदेश दिया है कि आप इसे बीच में मत छोड़ना। तो देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि यह बीच में कभी भी ना छूटे, क्योंकि वक्त ये जो है समय ना, कभी कभी परिस्थितियाँ इतना बदल देती हैं नहीं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं जो कहती हूँ उसका ठीक कभी कभी उल्टा हो जाता है। कहती हूँ कि रेगुलर क्लास दूंगी तो कुछ न कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि क्लास नहीं जा पाता। तो चलिए, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं पूरा पढ़ा दूँ। ठीक, तो आगे जो आज हमारी जो चर्चा होगी वह किस पर होगी? 16 महाजनपद पर। ठीक, आप भी तैयार रहिए, सुनते रहिए। ठीक है ना? आज जो हमारी चर्चा होगी वह होगी 16 महाजनपद पर। ठीक, 16 महाजनपद पर हमारी चर्चा होगी और इसी में हम 10 गणराज्यों को भी देखेंगे। तो इस जो 16 महाजनपद है, इसका थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। ये ठीक, आप समझिए। हाँ, क्या कह रहे हैं बेटा? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कि 16 महाजनपद ये जानते हैं, लेकिन 10 गणराज्य नहीं जानते हैं। समझ जाएंगे अब आप, मैं बता रही हूँ ना, आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये जो 16 महाजनपद की मैं बात कर रही हूँ, 16 महाजनपद में 14 महाजनपद पर 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ठीक, किसमें? 14 महाजनपद में। ठीक, अब 16 में से 14 यहाँ हो गया। अब कितना बचा? 2। तो 2 महाजनपद में, ठीक से भाई 2 लिख देते हैं, नहीं आप लोग ना नंबर ही नहीं। क्या हुआ? अभी भी 2 नहीं अच्छे लिखा? अरे तो फिर से लिख देती हूँ। चलो, 16 में से 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक, 2 में फिर से देखिए, 16 महाजनपद है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हम 16 महाजनपद की चर्चा कर रहे हैं। इस 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक, अब
इसी को आप जो सवाल कह रहे थे ना, मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस दो जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है दो महाजनपद में, इसमें भी दो अलग अलग हैं। दो महाजनपद कौन कौन है जरा देखते हैं। एक महाजनपद है मल्ल, एक महाजनपद है मल्ल, ठीक। और दूसरा महाजनपद क्या है? बज्जी, सॉरी बज्जी नहीं वज्जी होता है, वज्जी संघ, ठीक। अब इसे थोड़ा समझिए, ठीक, समझ में आ रहा ना? हाँ, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दो महाजनपद में था, एक मल्ल और दूसरा बज्जी संघ में। संघ भाई, मैं भी संघ में था, ठीक। अब ये जो मल्ल है, मल्ल भी दो भागों में बटा था। हाँ, मल्ल भी दो भागों में बटा था। एक पावा के मल्ल, पावा के मल्ल, दूसरा कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, ठीक, कुशीनारा के मल्ल। अब ये जो बज्जी संघ है, ये बज्जी संघ में 8 गणराज्यों का, ये बज्जी संघ 8 गणराज्यों का समूह था। यह बात आपको समझ में आ रही है? फिर से समझें। 16 महाजनपद था, ठीक। 16 महाजनपद में 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन चलता था और 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक। और ये 2 महाजनपद कौन है? एक है मल्ल महाजनपद और दूसरा बज्जी संघ है। मल्ल 2 भागों में विभाजित था, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। अब ये जो बज्जी संघ है, बज्जी संघ है अकेला नहीं था, इसमें 8 लोगों का, 8 गणराज्यों का, यह 8 गणराज्यों क्या था? समूह था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा समझिए। देखिए, आजकल हमारे देश में, हमारे राज्य में चुनाव होते हैं। एक दल सरकार बनाए रहती है। जब उसका समय काल पूरा हो जाता है या पूरा होने वाला होता तो पहले से ही रणनीति चुनाव की बनने लगती है। कुछ दल यानी पार्टियां अकेले लड़ती हैं, कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं, एक साथ मिल के लड़ती हैं कि हम अपना सरकार बनाएंगे, हम आपसे अच्छा करके दिखाएंगे, हम ज़्यादा विकासवादी प्रक्रिया करेंगे, हम ज़्यादा नौकरी देंगे, हम ज़्यादा ये करेंगे, वो तमाम प्रकार की बातें, ठीक। इतना तो मैंने समझाने के लिए बताया। इसी तरीके से यह जो बज्जी संघ था, इसमें 8 पार्टियां थी, 8 दल था। अब समझ में आया होगा? हाँ, समझ में आ गया। और ये जो मल्ल था, मल्ल में भी 2 पार्टी थी, ठीक। अब एक पार्टी का नाम पावा मल्ल और दूसरी पार्टी का नाम कुशीनारा मल्ल। क्या बात है, खुश हो गए आप, समझ गए? तो अभी 10 वाली आपकी सवाल कहाँ हल हुई? आप देखिए, यहाँ से ये हो गया, यहाँ पर ये 2 भागों में बटा, ठीक, समझ रहा है? ये हो गया 1, ये हो गया 1, कितना हो गया? 1 और 1 2 हो गए। और यहाँ पर 8 संख्या है, कितने हो गए? 10। यही 10 गणराज्य है, ठीक। अब समझ में आया आपको? आ गया होगा, आया होगा ना? 10 गणराज्य, यहाँ पर 2 ही महाजनपद में 10 गणराज्य हैं, ठीक। यह बात आपको समझ में आई? और नहीं आई तो बताइए, मैं फिर दोबारा दूसरे तरीके से बताती हूँ। अब समझ में आया? हाँ, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ें। अब इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा ना, हमेशा याद रहेगा। देखिए, अब ये जो महाजनपद है, अब इसका, इन सब का मैं बारी बारी से एक एक करके समझाऊंगी, लिखवा भी दूंगी, ठीक।
अब यहाँ पर आप ये देखिए कि महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है। महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? जानकारी हमें कहाँ से मिलती है महाजनपद की? दो तरीके से जानकारी मिलती है, ठीक। एक जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ, ठीक। और दूसरी जानकारी मिलती है जैन ग्रंथ से। देखिए मेरे हाथ और मुंह दोनों नहीं चल रहे, कल आपको मैं थोड़ी सी परेशानी बताई थी तो आप लोग समझ लिए, ठीक। तो ये जो जैन ग्रंथ है, अब ये जैन ग्रंथ का क्या नाम है? इसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद की, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, एक बात। दूसरा, और ये जो बौद्ध ग्रंथ है, इस बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक। अंगुत्तर निकाय है। और एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। महावस्तु, ठीक। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, यह दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है जिससे महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रामाणिक जानकारी किसमें मिलती है, ठीक। आपके प्रश्न में प्रामाणिक जानकारी जरूर आएंगे, ठीक ना। तो आप समझिए थोड़ा, यहाँ पर ये जो, ठीक, ये महावस्तु और भगवती सूत्र में अप्रामाणिक जानकारी मिलती है। महावस्तु यहाँ पे लिख दें, अप्रामाणिक, अप्रामाणिक जानकारी, जानकारी मिलती है, ठीक। अब क्यों जानकारी, अप्रामाणिक जानकारी मिलती, क्यों? क्योंकि इस महावस्तु में और भगवती सूत्र में नाम और स्थान अलग अलग बताए गए हैं, इसलिए इनकी अप्रामाणिक जानकारी मानी जाती है। और प्रामाणिक जानकारी कौन सी मानी जाती है? जो प्रामाणिक जानकारी है वह है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय प्रामाणिक है, प्रामाणिक, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है ये नहीं, आप लोगों मैं नहीं दिखाई दे रहा, फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अंगुत्तर निकाय से प्रामाणिक जानकारी मिलती है, ठीक। यह चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर नीचे भाई यूट्यूब वाले अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझिए, मैं देखिए यहाँ से मैं बताई हूँ कि महाजनपद काल, महाजनपद की जानकारी जो है कहाँ कहाँ से मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जैन ग्रंथ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में दो हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। अंगुत्तर निकाय से हमें प्रामाणिक जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद काल की 16 महाजनपद काल, महाजनपद नहीं 16 महाजनपद की, 16 महाजनपद की प्रामाणिक जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये जो जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र है और बौद्ध धर्म का यह महावस्तु है, इससे अप्रामाणिक जानकारी मिलती है। अप्रामाणिक जानकारी मतलब कि नाम और स्थानों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक। तो अब हम यहाँ थोड़ा हटाएं, कुछ और बात वो करें। इतना समझ में आया? तो हमारी चर्चा जो है 16 महाजनपद पर ही हो रही है।
अब हम कुछ बातें कल भी मैंने बताई थी कि 16 महाजनपद काल में कुछ बातें भूमिका के रूप में हमने बताया था, तो थोड़ा सा उसी को फिर से दोहराते हुए कि जो महाजनपद के उदय के कारण क्या रहे। 16 महाजनपद क्या है मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है ना। 16 महाजनपद के बारे में एक एक करके बताऊंगी, आराम से रहिए, ठीक। महाजनपद के उदय के कारण क्या रहे कि यह महाजनपद उदय हुआ। पहले कारण आप लोगों को, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि कबीलाई समाज था, कबीले एक रूप में रहते थे, कुछ कबीले आपस में मिलते हैं, कुछ कबीले स्वतः विकास करके जनपद में पहुंचते हैं और वही जनपद अपने वैवाहिक संबंधों से या एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति से आपस में पास आते हैं, मिलते हैं। कुछ अपने जनपद में आंतरिक विकास करके स्वतः ही महाजनपद की स्थिति को पहुंच जाते हैं, ठीक। इन तरीकों की बातें हमने कल भी बताई थी, तो थोड़ा सा अब यही लिखती हूँ। पहले में युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में आर्य एवं अनार्य का मतलब, अनार्य जो यहाँ के जो देसी लोग थे, अनार्य एक दूसरे के संपर्क में आए। जब संपर्क में आते हैं तो क्या होता है भाई, जनपदों का एकीकरण होता है, ठीक। अब दूसरा कारण, ये कारण, ठीक, उदय के कारण की बात कर रही हूँ, ठीक। अब दूसरे कारण की हम बात करते हैं। दूसरा कारण क्या था महाजनपद के उदय का? 6ठी सदी ईसा पूर्व में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए भी थे, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन कुछ जनपद अपने आंतरिक विकास के द्वारा विकसित होकर महाजनपद के रूप में स्थापित होते हैं या परिणित होते हैं, ठीक, मतलब एक ही। स्थापित हुए, ठीक। 6ठी सदी ईसा पूर्व तक वैदिक कालीन कुछ जनपद अपने आंतरिक विकास के द्वारा विकसित होकर महाजनपद के रूप में स्थापित हुए, ठीक, हुए। अब आंतरिक विकास यहाँ शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक विकास का मतलब होता है, क्या होता है आपको पता था कि नहीं पता था? आंतरिक विकास थोड़ी देर पहले ना सामाजिक राजनैतिक संरचना में निरंतर विकासात्मक
सात्मक परिवर्तन, परिवर्तन ही आंतरिक का मतलब हुआ। ठीक है, आप लोगों की यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक, यह बात समझ में आई। अब तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण भी हमने कल कृषि वाली बात बताई थी, ठीक ना, बताया था ना कृषि वाली बात। तीसरे कारण में देखो, ये मैं वापस दोहरा इसलिए रही हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये जो तीसरे कारण में यहाँ मैं लिख रही हूँ, तीसरा कारण कि कृषि विस्तार भाई था उस समय। देखिए कृषि विस्तार था, आप हमने पहले बताया था कृषि विस्तार हुआ। भाई कृषि अच्छी हुई तो ज़्यादा हुआ अनाज, तो क्या करें, उसको व्यापार करें ना, एक अपने खाने पीने के जितने भी रख सकते रखें, उसके बाद उसे बेचने के लिए गए, व्यापार किए उसका। ठीक, जब कृषि का विस्तार हुआ तो कृषि अधिशेष हो रहा, अधिशेष मतलब ज़्यादा हो रहा है, अधिशेष, जब अधिशेष हुआ तो क्या हुआ, व्यापार। ठीक, व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई, यानी बेच रहे हैं यहाँ पर, बेचना, बेचने वाला काम शुरू हुआ। इसी पृष्ठभूमि में, यहाँ वाला थोड़ा सा हटा रहे हैं या, ठीक, इसी पृष्ठभूमि में आप लोग समझ गए ना। देखिए चलिए, अब यहाँ लिख दूँ, इसी पृष्ठभूमि में, इसी पृष्ठभूमि में हस्तशिल्प का तीव्र विकास होता है, विकास होता है। यहाँ हस्तशिल्प की बात समझिए, हस्तशिल्प इसी पृष्ठभूमि में जहाँ सब कुछ विकास चल रहा है, तो हस्तशिल्प का भी विकास हुआ। लेकिन हमने हस्तशिल्प की बात उत्तर वैदिक काल में बताई है, ठीक, तो वहाँ क्या हस्तशिल्प का शुरुआत हो रहा है। अब शुरुआत जो इसका हस्तशिल्प की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हस्तशिल्प का शुरुआत हुआ था। लेकिन तीव्र गति से विकास हस्तशिल्प का महाजनपद काल में होता है। ठीक, अब हम महाजनपदों का विवरण एक एक करके बताइए कि मैं आपको समझाऊं कि लिखा दूं, बताइए कैसे कर दें। अच्छा, ये जिसको खींचना है खींच ले भाई, हो गया होगा आप लोगों का। अब देखिए महाजनपदों का विवरण की मैं बात करती हूँ। महाजनपदों का विवरण, 16 महाजनपदों का विवरण की बात होगी। ठीक, ठीक, अब 16 महाजनपद में पहले महाजनपद का नाम है काशी। ठीक, काशी, मैं जैसे लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, आप समझते रहिए। ठीक, काशी, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, 2 महाजनपद गणराज्य वाले के हमने बता दिया और 14 नहीं बताया। अरे उसी को तो बताऊंगी बेटा, उसी को तो लिखवाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, सुनिए। ठीक है, समझिए थोड़ा।
अब जैसे भारत का नक्शा बन गया है आप समझते रहिए बस, ठीक है ना। ये इस तरीके से बना। अब मैं आपको समझाने का ही प्रयास कर रही हूँ। यहाँ से ये वाले कौन सा एरिया हो गया, एक बार आपको हमने बताया था ना, क्या हुआ इसे, क्या ये लाइन जो हमने खींची इसे क्या कहेंगे बताइए। इसे विंध्य पर्वत कहेंगे, ठीक। इसे क्या कहेंगे, विंध्य पर्वत, ठीक। 16 महाजनपद की ही बात कर रही हूँ, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ वाला जो एरिया है यह क्या है, यही पश्चिमोत्तर एरिया, पश्चिमोत्तर, ठीक। इधर वाला इलाका जो है पश्चिमोत्तर है। इस पश्चिमोत्तर इलाके में 2 महाजनपद हैं, 2 महाजनपद, ठीक। यह 2 महाजनपद, यह अक्सर करके बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन सा महाजनपद पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है। अब एक नाम है गांधार, और दूसरा है कंबोज, ठीक। गांधार की राजधानी कहाँ थी, गांधार की जो राजधानी थी तक्षशिला थी, ठीक। और कंबोज की राजधानी कहाँ थी, हाटक, ठीक। तो ये वाला इलाका जो है पश्चिमोत्तर है, और यहाँ पर यह दो मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक, 2 हो गया, ठीक। यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए समझा दे रही हूँ। आप जैसे समझना चाहते थे वैसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक। और यहाँ पर अब गोदावरी, एक जो है अस्मक महाजनपद था जो गोदावरी घाटी में था। ये कहाँ था, गोदावरी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में, ठीक। अस्मक की हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पर कलिंग भी था, कलिंग, ठीक। यहीं पर अब एक चित्र बना रहे हैं, एकदम सही नहीं हुआ तो कोई आप लोग प्रश्न मत खड़ा करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कलिंग था, ठीक है ना, यहाँ कलिंग रहा होगा पास में कहीं पर भी। अब उसके बाद इस और एक, अच्छा ये बताइए इस पूरे नक्शे में आपको हमने एक दिन बताया था ना, राजस्थान कहाँ होगा, कहाँ बताएंगे, राजस्थान कहाँ, इधर होगा नहीं, फिर यहाँ, फिर कहाँ, अच्छा यहाँ नहीं, अच्छा यहाँ, हाँ तो इधर होगा। तो यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान, ठीक। इसी राजस्थान में भी एक और था, उनका नाम था भाई, क्या नाम था, मत्स्य, ठीक। एक मत्स्य जनपद था। उसके बाद जितने भी जनपद बचते हैं ना, यहाँ नहीं जाओ भाई, नहीं बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे हैं। ये सारे के सारे उत्तर के तरफ, मतलब गंगा घाटी में, ये सारे के सारे जो बाकी जनपद जितने भी होते हैं वो सब गंगा घाटी में हैं, गंगा घाटी, ठीक, गंगा घाटी में है। क्या यह बात समझ में आई, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी ना बेटा, आपको जिस तरीके से बताया है हमने उस तरीके समझ में आया होगा। अब काशी बताने जा रहे थे, आपको नहीं समझ था, हमने बता दिया कि इधर पश्चिमोत्तर वाले इलाके में 2 महाजनपद थे। एक यहाँ राजस्थान वाले इलाके में मत्स्य महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी, आपको एक बार बताया था हमने। और यहाँ पर कलिंग भी था, यहाँ एक अस्मक था दक्षिण भारत में। बाकी जो भी हैं कितने हुए, 2 इधर हो गए, ठीक, 2 3 4 और 5 से निकल गए, बाकी 11 किधर रहे होंगे, इधर वाले इलाके में रहे होंगे महाजनपद 16 में से, ठीक। तो चलिए अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बातचीत करते हैं, ठीक है ना। तो लिखवा दूं कि आपको इसी तरीके से समझाऊं मैं,
लिखवा दूं? चलिए लिखवा ही देती हूँ। आप कह रहे हैं तो लिखवा रही हूँ मैं। हाँ, कुछ बात समझाने में भी समय निकल गया, क्योंकि अगर नहीं समझाऊंगी तो कहीं रह न जाए ऐसे ही और आपको कहें कि हमें समझ में आया नहीं। चलिए, तो काशी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। लिखवा ही रही हूँ, ठीक ठीक है ना। काशी चल रहा है ना भाई। काशी की राजधानी कहाँ थी? राजधानी, काशी की राजधानी कहाँ थी पता आपको? वाराणसी। ठीक, इस काशी वाराणसी से बड़ा लगाव है भाई मेरा, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा रिश्ता है। अच्छा, बता दूं? यह काशी, यह बनारस मेरी जन्म स्थली है। ठीक, अब लिखते हैं। लिखिए, अब यहीं पर मैं लिखवा रही हूँ। अब मेरे साथ ही आप लोग भी लिखते रहें। जहाँ समझाना है मैं वहाँ समझाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने बच्चा वो लिखना ही चाह रहा है, तो लिखवा भी रही हूँ। ठीक, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी समझ में न आए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाए तो समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बीच बीच में समझाऊंगी, इस तरीके से बताऊंगी ना कि अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। चलिए लिखते हैं। यह महाजनपद, यह महाजनपद मतलब काशी, काशी की बात कर रहे हैं। यह महाजनपद वरुणा तथा अशी नदी के बीच, वरुणा तथा अशी नदी के बीच, जो बोल रही हूँ वो भी सुनते रहिएगा कि अगर राइटिंग नहीं समझ में आई तो ठीक, स्थित था, स्थित था। ठीक, हमने ये लिखवाया कि काशी, काशी मतलब यहाँ यह महाजनपद वरुणा तथा असी नदी के बीच स्थित था। आगे सुनिए, इस नगर का संस्थापक, इस नगर का संस्थापक, संस्थापक कौन था? दिवोदास था, दिवोदास था। दिवोदास नामक राजा था, दिवोदास नामक राजा था। अब ये काशी का जो संस्थापक दिवोदास नामक राजा था, वह कौन बता रहा है? यह महाभारत के अनुसार बताई जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं महाभारत के अनुसार। आप लिखें, लिख ले तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, अब जो प्रश्न पूछेंगे अब वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। ठीक, अथर्ववेद में काशी, अथर्ववेद में काशी तथा यहाँ के निवासियों को, यहाँ के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। अगर आपसे यह पूछे कि काशी का सर्वप्रथम किस वेद में उल्लेख मिलता है, तो कहाँ उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ये वरुणा असी नदी के बीच था, यह सबको पता है। ठीक, हो सकता है कुछ लोगों को दिवोदास नाम पता ना हो, तो वैसे यहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो। ठीक, काशी को अविमुक्त क्षेत्र, काशी को अविमुक्त
मुक्त, अभिमुक्त नहीं भाई, अभिमुक्त, काशी को अभिमुक्त क्षेत्र, अभिधाम, काशी को अभिमुक्त, अभिमुक्त क्षेत्र, अभिधाम कहा जाता है, कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार बहुत जगह पूछे जाते हैं। अभिमुक्त धाम, अभिधाम कहाँ है भाई, कौन सा स्थान है, यह प्राचीन नाम, ठीक। वाराणसी, संगीत की शिक्षा, वाराणसी, वाराणसी संगीत की शिक्षा एवं वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। आराम से ही चल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत तेज बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए ना हाथ चल रही है, ठीक। 23वें जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर पारस्वनाथ, पारस्वनाथ का संबंध काशी से था, काशी से था। और पारस्वनाथ के पिता, और पारस्वनाथ के पिता काशी के ही राजा थे, काशी के ही राजा थे। लिख पा रहे हैं ना आप लोग? बेटा लिख रहे हो ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही लिखने में? बताइए। काशी के ही राजा थे, इनके पिता काशी के, इनके पिता का नाम लिखिए। पिता अश्वसेन, नाम नहीं लिख पाए हम, पिता अश्वसेन, इनके पिता जो थे अश्वसेन थे, ठीक। 23वें जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर पारस्वनाथ का संबंध काशी से था, और पारस्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। काशी का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, काशी का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था, ब्रह्मदत्त था, ठीक। काशी कुछ समय के लिए, काशी कुछ समय के लिए कोसल का अंग रहा, कोसल जनपद, ठीक। कोसल का अंग, अंग मतलब हिस्सा, उसका अंग रहा। बाद में काशी को, बाद में काशी को लेकर, काशी को लेकर कोसल तथा, कोसल तथा मगध, मगध के राजा, मगध के राजा अजात शत्रु, मगध के राजा अजात शत्रु ने काशी को, काशी, काशी को मगध में मिला लिया,
ये आपका काशी से पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट खींचें। हो गया होगा। हो गया ना? लिख लिया बेटा पूरा? मिला लो अपना जल्दी जल्दी। अभी काशी लिखिए, फिर कौशल, फिर उसके बाद हम इसको समझाएंगे थोड़ा सा और सा, ठीक? यह आपके इन दो प्रश्नों को छोड़ करके यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न आने की संभावना होगी, ठीक? अगर ये ना पूछे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कौशल का यह बीच में काशी किसका अंग था, ठीक? इन सब चीज़ों को लेकर मगध में मिलने से पहले किसका अंग था, तो कौशल का था, यह बात पूछ सकता है, मान लीजिए। लेकिन ये अथर्व और विमुक्त क्षेत्र अभिधाम वाराणसी संगीत शिक्षा एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये सब बातें यह भी पूछा जाता है बहुत जगह। पार्श्वनाथ का संबंध या इनके पिताजी के ही बारे में पूछ दे, ठीक? तो आप काशी हो गया। अब काशी के बाद दूसरा लिखने के लिए तैयार रहिए। देखिए, मैं आराम से ही चलूँगी, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी दबाव मत दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो इतिहास रहा है ना, कि 2-2-3 साल में परीक्षा कराते हैं, अगर परीक्षा हो जाए तब तो कुछ सोचें कि नहीं सही है भाई, यूपी बोर्ड सुधर गया। क्यों अब तक टीजीटी पीएचडी की परीक्षाएं। और दूसरी बात, ठीक है परीक्षा जब भी हो, इतिहास ना बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उस तरीके से समय लगता है, ठीक? इस वजह से थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए आगे। कौशल, दूसरी हेडलाइन डालिए। दूसरे नंबर पे कौशल, पहले नंबर पे काशी था, दूसरे नंबर पे कौशल। कौशल, ठीक? कौशल की राजधानी क्या थी? राजधानी, कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती एवं कुशावती। श्रावस्ती एवं कुशावती, ठीक? यह कौशल की राजधानी है। अब इनके बारे में भी मैं लिखवा रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए। वर्तमान अवध का क्षेत्र, वर्तमान अवध का क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखिए फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल, ठीक? ब्रैकेट में लिख लीजिए फैजाबाद मंडल। वर्तमान अवध का क्षेत्र ही प्राचीन काल में कौशल था, कौशल था। सरयू नदी कौशल को, सरयू नदी कौशल को दो भागों यहाँ पर लिखिए उत्तरी तथा दक्षिणी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटती है या विभाजित करती है, ठीक? विभाजित करती है लिख लीजिए, विभाजित करती है।
विभाजित करती है। ठीक, विभाजित करती है हमने लिख दिया, करती थी। कभी कभी मैं भी ना थोड़ा, ठीक। उत्तरी कौशल की राजधानी, उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। आपके ही आदेश पर लिखवा रही हूँ, ठीक। ऐसे तो देखिए समय भी लगता है। तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, कुशावती थी। श्रावस्ती अचिरावती नदी, श्रावस्ती अचिरावती नदी, अचिरावती नदी है, इसका एक और नाम है राप्ती, राप्ती नदी, ठीक। ब्रैकेट में लिख लीजिए। श्रावस्ती अचिरावती नदी के तट पर एक अर्ध चंद्राकार नगर था, श्रावस्ती में ही जेतवन नामक बौद्ध विहार था। श्रावस्ती में ही जेतवन नामक विहार था। श्रावस्ती की वर्तमान पहचान कहाँ से की जाती है? सहेत महित। श्रावस्ती की वर्तमान पहचान सहेत महेत नामक स्थान से की जाती है, काशी को लेकर कौशल तथा मगध के बीच, काशी को लेकर कौशल तथा, यह शब्द काशी में भी आया था, फिर यहाँ लिखवा रही हूँ, मैं समझाती हूँ लिखने के बाद, ठीक। मगध, कौशल तथा मगध के बीच बुद्ध युग की सबसे बड़ी घटना थी। बुद्ध युग की सबसे बड़ी घटना थी। उस समय बुद्ध जी जिंदा थे जब काशी को लेकर कौशल तथा मगध के बीच युद्ध चल रहा था ना, संघर्ष की स्थिति थी, तो बुद्ध युग की सबसे बड़ी घटना थी, ठीक। कौशल का राजा प्रसेनजीत था, लिखिए इसी में, कौशल का राजा प्रसेनजीत था। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु
के बीच संघर्ष किसके लेकर के हो रहा है? कौशल को ही लेकर हो रहा है, कौशल को लेकर। अंततः कौशल का राजा प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत तथा अजात शत्रु के बीच संघर्ष हुआ, यहाँ लिखिए हुआ, ठीक, संघर्ष हुआ। अंततः प्रसेनजीत ने समझौता करते हुए, अंततः प्रसेनजीत ने समझौता करते हुए काशी का क्षेत्र मगध को दे दिया। काशी का क्षेत्र मगध को दे दिया। अब आप समझिए, ठीक। अभी 2 लाइन इसमें और है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कौशल की हम बात कर रहे हैं। कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी कहाँ है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं कुशावती है। वर्तमान अवध का क्षेत्र यानी जो फैजा मंडल है वह प्राचीन काल में कौशल था, और यह कौशल सरयू नदी इस कौशल को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी बांटती है, उत्तरी कौशल तथा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, स्क्रीनशॉट बीच में खींच लीजिएगा। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। श्रावस्ती अचिरावती नदी यानी राप्ती नदी के तट पर एक अर्धचंद्राकार नगर था। राप्ती नदी के तट पर एक अर्धचंद्राकार नगर था। श्रावस्ती में ही जेतवन नामक बौद्ध विहार था। भाई मैं भी कभी यहाँ बौद्ध विहार, ठीक, बौद्ध विहार था। श्रावस्ती की वर्तमान पहचान महेत नामक स्थान से की जाती है। काशी को लेकर कौशल तथा मगध के बीच बुद्ध काल में बुद्ध युग की सबसे बड़ी घटना थी। कौशल का राजा प्रसेनजीत था। इस कौशल जो महाजनपद है उसका राजा प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत तथा अजात शत्रु के बीच संघर्ष हुआ। किसके लिए? कौशल को लेकर के होता है। अंततः प्रसेनजीत ने समझौता करते हुए कौशल काशी का क्षेत्र मगध को दे दिया। अब क्यों दिया इसकी मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। ये तो स्क्रीनशॉट हो गया, 2 लाइन और है इसको लिखने के बाद ही, ठीक। चलिए अब इसे हटाती हूँ मैं, फिर आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कौशल के बारे में 2 लाइन और है, थोड़ा समझिए। प्रसेनजीत का यह प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक। जो कौशल का राजा है प्रसेनजीत का प्रधानमंत्री दीर्घचारण था। ठीक।
प्रसेनजीत का विवाह, एक लाइन लिखिए, प्रसेनजीत का विवाह धोखे से। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा राजा था या कहाँ का राजा था जिसका विवाह धोखे से हुआ था, किससे? शाक्य वंश की एक दासी से हुई थी। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। विवाह धोखे से शाक्य वंश की एक दासी वाशबखरियता से हुई थी। ठीक, यह प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह लाइन लिखवा रही हूँ। ठीक, तो अब हम जरा कौशल और काशी, मगध, इनमें झगड़े क्यों हो रहे थे, थोड़ा उसको समझिए। ठीक, मैं समझाती हूँ। अभी थोड़ा सा जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाऊंगी ना तो थोड़ा सा और हो जाएगा आपका। देखिए, अब था ऐसा कि मगध का जो राजा था, लिख के ही बता देती हूँ। ठीक, मगध, ये है मगध। जो मगध का राजा था उस समय कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार। ठीक, अब बिंबिसार की शादी, एक बिंबिसार की पत्नी कौशल की राजकुमारी थी। कौशल की राजकुमारी। अब ये राजकुमारी कौन थी? इनका क्या नाम था? इनका नाम था महाकोशला। महाकोशला। ठीक, इस महाकोशला से बिंबिसार का विवाह हुआ था। ठीक, मगध का जो राजा बिंबिसार था, उस बिंबिसार का विवाह महाकोशला से हुआ था। महाकोशला कौशल की राजकुमारी थी और यह प्रसेनजीत की बहन थी। अभी हमने कौशल की बात की। कौशल की राजकुमारी ही महाकोशला है और उस समय अभी हमने बताया कि कौशल का राजा प्रसेनजीत था। ठीक, कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत की ये क्या थी? बहन थी, बहन। ठीक, प्रसेनजीत की बहन थी। कौन? महाकोशला प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक, तो जब महाकोशला का विवाह बिंबिसार से होता है तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन के साथ दहेज में काशी को दिया था। काशी को दिया था। ठीक, काशी का जो क्षेत्र है, इस काशी को प्रसेनजीत ने दहेज में बिंबिसार को दिया था। ठीक, अब हुआ क्या? और काशी से उस समय प्रतिवर्ष कितना राजस्व आता था? बता रहे हैं, काशी से उस समय 1,00,000 मुद्रा का आय होता था। आय होता था कितना? प्रतिवर्ष। ठीक, तो भाई अब ये काशी के लिए झगड़ा क्यों हुआ? प्रसेनजीत अपनी बहन के शादी में बिंबिसार को दहेज तो दे देता है। अब झगड़ा क्यों काशी के लेकर के होता है? अब एक बिंबिसार का लड़का था, अभी अजातशत्रु का आपने नाम सुना, उसका लड़का अजातशत्रु था। अजातशत्रु। अब अजातशत्रु को ऐसा लगता है कि मेरे पापा राजकाज अच्छा नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग चढ़ाए हैं, जो भी भाई, इनकी बिंबिसार की तो 500 पत्नियां थी। ठीक,
तो अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी थी, बिंबिसार की। ठीक, अजातशत्रु ने हत्या कर दिया था। फिर हत्या करके क्या हुआ, राजा बना। कौन, अजातशत्रु। राजा कौन बना, अजातशत्रु बना। तो जब राजा बना तो प्रसेनजीत अजातशत्रु के इस कार्य से कि तुमने अपने पिता की हत्या करके राजा बन गए हो, तो प्रसेनजीत इस कार्य से नाराज होता है। राजा बनने के बाद इनके प्रसेनजीत नाराज हो गया। ठीक, जब नाराज हो गया तो इसने क्या किया, काशी को ले लिया। इसने कहा कि काशी मैं तुम्हारे पिताजी को दहेज में दिया था, इसलिए जब पिताजी नहीं रहे तो वह काशी वाला दहेज भी खत्म, तो मेरा तुम काशी लौटा दो। यह प्रसेनजीत कहता था कि मेरी काशी तुम लौटा दो, तुमने अपने पिताजी की हत्या कर दी और राजा बन गए, तो जब पिताजी नहीं हैं तो मेरा दहेज भी वापस दे दो। ठीक, अजातशत्रु नहीं मानता है, प्रसेनजीत नाराज हो जाते हैं और ये अजातशत्रु क्या आता है, नहीं मानता है। फिर युद्ध संघर्ष की स्थिति बनती है। अब जब देखते हैं प्रसेनजीत कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो एक समझौता कर लेते हैं। ठीक, एक समझौता कर लेते हैं। प्रसेनजीत क्या करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। समझौता की बात हमने कही, एक समझौता कर लेते हैं। ठीक, इस कहे प्रसेनजीत समझौता इसलिए कर लेते हैं कि ठीक है, तुम काशी को अपने पास ही रखो, उसी शर्त पे प्रसेनजीत की बहन इस बिंबिसार से यानी अजातशत्रु के पिता से प्रसेनजीत की बहन की विवाह हुआ था। अब प्रसेनजीत ने समझौता करते हुए अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह भी किससे कर देता, अजातशत्रु से कर देता है। अपनी प्रसेनजीत समझौता करते हुए अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह किससे कर देता है, विवाह किससे करता है भाई, ये प्रसेनजीत नहीं है, वाजिरा का विवाह जो है इस अजातशत्रु से कर देता है कि ठीक है, तुम काशी तुम्हारे पिताजी को दिया था, तब काशी तुम रख ही लो, लेकिन मेरी पुत्री का विवाह भी कर लो। तो अब सोचिए कि तनिक उस समय काल में ये गोत्र संबंध, वर्ण व्यवस्था की बातें आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक, अब इसके आगे नहीं बताऊंगी। मेरा यही मतलब था बताने का कि कौशल और काशी मगध में क्यों झगड़े हो रहे थे। ठीक, अब आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना, समझ लिए। अब इसे हटाती हूं। अब ये तीसरी बात लिखिए, तीसरे नंबर पर लिखिए अंग को। ठीक, लिखवा दें, मेरे ख्याल से 1 घंटा से ऊपर क्लास हो गया है। ठीक, चलिए इसकी क्लास मैं अगले में देती हूँ। ठीक है।